हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के चैप्टर 10 का पार्ट 6 है। इसके पहले 5 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं जिनमें हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और एंजाइम के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल को हम हिंदी में आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। एक पीढ़ी जैसे माता पिता से दूसरी पीढ़ी जैसे संतान में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाला पदार्थ आनुवांशिक पदार्थ होता है। सभी जीवित कोशिकाओं में के केंद्रक में न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। कोशिकाओं के बारे में सबने पढ़ा होगा। कोई भी जो कोशिका होती है, जैसे जंतु कोशिका की बात करते हैं तो जंतु कोशिका में सबसे बाहर कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका के बीच में केंद्रक होता है और इस केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? तो गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के। तो डीएनए तो हो गया न्यूक्लिक अम्ल और साथ में प्रोटीन है, तो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन दोनों को हम क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन। तो सभी जीवित कोशिकाओं के केंद्रक में क्या होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन दोनों होते हैं केंद्रक के अंदर। केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। तो डीएनए हो गया न्यूक्लिक अम्ल और साथ में क्या है? प्रोटीन। तो दोनों को मिलाकर हम कह सकते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन में न्यूक्लिक अम्ल होता है, प्रोस्थेटिक समूह के रूप में उपस्थित होता है। न्यूक्लिक अम्ल और साथ में क्या होता है? प्रोटीन। तो जो न्यूक्लिक अम्ल है वो किस रूप में उपस्थित है? प्रोस्थेटिक समूह के रूप में। न्यूक्लिक अम्ल जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाने वाले जो गुणसूत्र हैं उनमें आनुवांशिक कोड को धारण करने वाले जीन न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। तो अभी हमने बात की कि जो गुणसूत्र है उनके अंदर डीएनए है। गुणसूत्रों के अंदर क्या है? डीएनए। और डीएनए को हम क्या कह सकते हैं? न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए को क्या कह सकते हैं? न्यूक्लिक अम्ल या आनुवांशिक पदार्थ। इस डीएनए का जो छोटा टुकड़ा होता है, इस डीएनए काफ़ी लंबा होता है, इस डीएनए का कोई छोटा टुकड़ा जो एक विशेष लक्षण का नियंत्रण करता है वो क्या कहलाता है? जीन। डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा जो विशेष लक्षण का नियंत्रण करता है वो जीन कहलाता है। इस जीन के अंदर होते हैं आनुवांशिक कोड। इस जीन के अंदर क्या होते हैं? आनुवांशिक कोड, या सीधा ये कह सकते हैं कि डीएनए के अंदर आनुवांशिक कोड होते हैं। विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन का निर्माण न्यूक्लिक अम्ल के द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसके लिए आपने या ये याद कर लीजिए, डीएनए ये न्यूक्लिक अम्ल है और इस डीएनए का कोई छोटा टुकड़ा होगा उसको हम जीन कह सकते हैं जो विशेष लक्षण का नियंत्रण करता है। इस डीएनए के अंदर या जीन के अंदर आनुवांशिक कोड होता है। उन आनुवांशिक कोड के द्वारा क्या होता है? तो आनुवांशिक कोड डीएनए से किसका निर्माण करवाते हैं? आरएनए का। आनुवांशिक कोड डीएनए से किसका निर्माण कराते हैं? आरएनए का। और आरएनए से किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का। और प्रोटीन से क्या बनता है? एंजाइम। और एंजाइम शरीर में होने वाली सभी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन और प्रोटीन से एंजाइम, और एंजाइम सभी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। और ये काम किसके द्वारा होता है? डीएनए से आरएनए बनाना, आरएनए से प्रोटीन बनना, ये होता है आनुवांशिक कोड के द्वारा। और ये आनुवांशिक कोड कहाँ पर होते हैं? तो आनुवांशिक कोड जीन के अंदर होते हैं। जीन क्या है? डीएनए का छोटा टुकड़ा होता है। न्यूक्लिक अम्ल या आनुवांशिक पदार्थ के प्रकार। तो न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का है, आरएनए और डीएनए। डीएनए मुख्य रूप से कहाँ पर पाया जाता है? डीएनए मुख्य रूप से केंद्रक में होता है क्योंकि केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं और गुणसूत्रों में डीएनए होता है। साथ में कुछ मात्रा में जो डीएनए होता है वो कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी डीएनए होता है।
आरएनए मुख्य रूप से कहाँ पर होता है? आरएनए मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में होता है और कुछ मात्रा में केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए और आरएनए का रासायनिक संगठन देखते हैं, मतलब डीएनए और आरएनए किससे मिलकर बने होते हैं। तो जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, जो डीएनए आरएनए होता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? न्यूक्लिक अम्ल। वो क्या होते हैं? डीएनए आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो इसमें दो शब्द है। पॉली का मतलब है बहुत सारी इकाइयाँ, पॉली, और साथ में क्या जुड़ा हुआ है? न्यूक्लियोटाइड, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल, यानी कि डीएनए आरएनए। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जल अपघटित होकर न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक अम्ल देते हैं, और न्यूक्लियोसाइड जल अपघटित होकर कार्बनिक सार और नाइट्रोजनी, कार्बनिक सार को हम नाइट्रोजनी सार कह सकते हैं, और साथ में पेंटोस शर्करा देते हैं। न्यूक्लिक अम्ल का जल अपघटन निम्न प्रकार होता है। तो इसको यहाँ समझते हैं। डीएनए आरएनए तीन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। पहली चीज़ है नाइट्रोजनी सार, या इन नाइट्रोजनी सार को हम कह सकते हैं कार्बनिक सार। दूसरी चीज़ यहाँ पर होती है पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा। साथ में होता है हमारे पास में फॉस्फेट समूह H3PO4। ये तीन चीज़ें मिलकर डीएनए आरएनए का निर्माण करती है। पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी सार, जब ये दोनों मिलते हैं, पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी सार, तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। न्यूक्लियोसाइड। जब नाइट्रोजनी सार और पेंटोज शर्करा दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। और जब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ में फॉस्फेट समूह मिल जाता है तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं, और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही किसका निर्माण करता है? डीएनए आरएनए का। तो जब न्यूक्लियोटाइड को तोड़ा जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड किस में चेंज होगा? न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट समूह में। और न्यूक्लियोसाइड को तोड़ा जाएगा तो ये चेंज होगा नाइट्रोजनी सार और पेंटोज शर्करा में। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जल अपघटित होकर न्यूक्लियोसाइड देगा, और न्यूक्लियोसाइड के साथ में फास्फोरिक अम्ल देगा, जबकि जो न्यूक्लियोसाइड है वह जल अपघटित होकर नाइट्रोजनी सार और पेंटोज शुगर देगा। न्यूक्लिक अम्ल का जल अपघटन निम्न प्रकार से होता है। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड किसका बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड किसका बना हुआ है? तो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट समूह या फास्फोरिक अम्ल का बना हुआ है। कार्बनिक सार, या इसको हम कह सकते हैं नाइट्रोजनी सार, जो न्यूक्लियोसाइड है वो नाइट्रोजनी सार और पेंटोज शर्करा से मिलकर बना होता है। इसको नीचे से भी देख सकते हो। नाइट्रोजनी सार और पेंटोज शर्करा, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? न्यूक्लियोसाइड का। न्यूक्लियोसाइड के साथ में जब फॉस्फेट समूह और फॉस्फोरिक अम्ल मिल जाते हैं तो ये न्यूक्लियोसाइड किस में चेंज होता है? न्यूक्लियोटाइड में। और कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड किस में कन्वर्ट होता है? न्यूक्लिक अम्ल में। न्यूक्लिक अम्ल को हम क्या कह सकते हैं? डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक अम्ल अवयवों या पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। निम्न अवयवों या पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। तो तीन चीज़ें हैं, फॉस्फेट समूह या फास्फोरिक अम्ल H3PO4, कार्बनिक सार या नाइट्रोजनी सार, और तीसरा है पेंटोज शर्करा। पेंटोज शुगर की सबसे पहले बात करते हैं। तो पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा किसे कहेंगे? पेंट का मतलब है 5 कार्बन। ओज कहाँ पर लगता है?
इसमें ओज लगा हुआ है पीछे, ओज लगता है आपके मोनोसेकेराइड में। कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था हमने मोनोसेकेराइड। 5 कार्बन युक्त शर्करा को हम कहते हैं पेंटोज शर्करा। न्यूक्लिक अम्ल में 2 प्रकार की पेंटोज शर्करा होती है, एक तो राइबोज शर्करा जो कहाँ पर मिलेगी आरएनए में, और डिऑक्सी राइबोज शर्करा जो कहाँ पर मिलेगी डीएनए में। उसके बाद में बात करते हैं नाइट्रोजनी सार या कार्बनिक सार। न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाने वाले यानी कि डीएनए आरएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजनी सार 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्यूरिन और एक पायरीमिडीन। प्यूरिन के अंदर आपके एडेनिन और ग्वानिन आता है, और पायरीमिडीन के अंदर साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल आता है। 5 नाइट्रोजनी सार है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। एडेनिन और ग्वानिन दोनों प्यूरिन में आते हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल तीनों पायरीमिडीन में आते हैं। डीएनए आरएनए में कौन कौन से मिलते हैं, तो डीएनए में मिलता है ए, जी, सी और टी। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, जबकि आरएनए में मिलता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। 3 नाइट्रोजनी सार सेम है, एक चेंज है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से। डीएनए में थाइमिन पाया जाता है, जबकि आरएनए में थाइमिन की जगह पर यूरेसिल होता है। तीसरा अवयव जो डीएनए आरएनए का निर्माण करता है फॉस्फेट समूह या फास्फोरिक अम्ल, फॉर्मूला है H3PO4। अब देखते हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो नाइट्रोजनी सार और पेंटोज शर्करा दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, न्यूक्लियोसाइड का। और जब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ में क्या जुड़ जाएगा, फास्फोरिक अम्ल या फॉस्फेट समूह, तब एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड में। एक नाइट्रोजनी सार और पेंटोज शर्करा मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। नाइट्रोजनी सार प्लस पेंटोज शर्करा दोनों मिलकर किसका निर्माण कर लेते हैं, न्यूक्लियोसाइड का। तथा न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक अम्ल मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। जब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ में फास्फोरिक अम्ल जुड़ जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लियोसाइड एक नाइट्रोजनी सार तथा पेंटोज शर्करा के मिलने से मिलकर बनी हुई इकाई को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। पेंटोज शर्करा को नाइट्रोजनी सार से अलग करने के लिए शर्करा के कार्बन परमाणु को प्राइम 1, 2, 3 आदि से व्यक्त करते हैं। न्यूक्लियोसाइड के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक तो नाइट्रोजनी सार है और एक पेंटोज शर्करा है। तो पेंटोज शर्करा में 5 कार्बन होंगे। तो पेंटोज शर्करा का कार्बन फर्स्ट, 2 चीज़ें जोड़नी है हमारे को न्यूक्लियोसाइड में, एक तो पेंटोज शर्करा जोड़नी है और दूसरा क्या जोड़ना है, नाइट्रोजनी सार। तो पेंटोज शर्करा में अलग अलग कार्बन है, तो इस पेंटोज शर्करा का कार्बन पहला या कार्बन फर्स्ट यदि प्यूरिन से जुड़ता है तो प्यूरिन से जुड़ेगा नाइट्रोजन 9 के साथ में, और पायरीमिडीन से जुड़ता है तो नाइट्रोजन 1 से। ये दोनों चीज़ें याद रखना। पेंटोज शर्करा का कार्बन पहला यदि प्यूरिन से जुड़ता है तो प्यूरिन के नाइट्रोजन 9 से जुड़ेगा, और पायरीमिडीन से जुड़ता है तो पायरीमिडीन के नाइट्रोजन 1 से जुड़ेगा। डीएनए व आरएनए में अलग अलग 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड बनते हैं। जैसे आरएनए की बात करते हैं, आरएनए के अंदर होगी राइबोज शर्करा, और ये राइबोज शर्करा जब ग्वानिन नाइट्रोजनी सार के साथ में जुड़ेगी तो क्या बना लेगी, ग्वानोसिन। राइबोज शर्करा जब एडेनिन नाइट्रोजनी सार के साथ में जुड़ेगी तो क्या बना लेगी, एडिनोसिन। अब बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की। तो न्यूक्लियोसाइड बनाया हमने, क्या क्या जोड़कर बनाया, नाइट्रोजनी सार प्लस पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा का कार्बन फर्स्ट प्यूरिन के नाइट्रोजन 9 से जुड़ता है और पायरीमिडीन के नाइट्रोजन 1 से जुड़ता है। तो न्यूक्लियोसाइड के साथ में जब फास्फोरिक अम्ल H3PO4 जुड़ जाएगा, H3PO4 के एक अणु के जुड़ने से बनी इकाई को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं।
फास्फोरिक अम्ल पेंटोस शर्करा के कार्बन 3 या कार्बन 5 से जुड़ेगा। अब ये पेंटोस शुगर जिसमें 5 कार्बन है, तो इसके कार्बन फर्स्ट से तो जुड़ गया नाइट्रोजनी सार, और कार्बन 3 इस पेंटोस शर्करा के कार्बन 3 या कार्बन 5 से जुड़ेगा आपके फास्फोरिक अम्ल। कार्बन 3 या कार्बन 5 से फास्फोरिक अम्ल H3PO4 और कार्बन फर्स्ट से नाइट्रोजनी सार। लेकिन यदि शर्करा हमारे पास स्टार लगा के लिखा हुआ है, शर्करा हमारे पास में राइबोज है, यानी कि आरएनए की बात है, और आरएनए में राइबोज शर्करा होती है, तो यदि राइबोज शर्करा है तो जो फास्फोरिक अम्ल जुड़ेगा वो कार्बन 2 से भी जुड़ जाता है। फास्फोरिक अम्ल जुड़ने के अनुसार न्यूक्लियोटाइड 2 प्रकार के होते हैं, एक तो 5 डेज से 3 डेज होगा और एक 3 डेज से 5 डेज होगा। डीएनए में 2 श्रृंखलाएं बनेगी या 2 लड़ियां बनेगी, क्योंकि जो डीएनए की संरचना होती है वो द्विकुंडलित होती है इस तरीके से। तो एक तरफ तो 5 डेज से 3 डेज होगा और एक तरफ 3 डेज से 5 डेज होगा। जैसे 5 डेज पर ये H3PO4 जुड़ा हुआ है तो 3 डेज पर OH जुड़ा होगा, और 3 डेज पर फास्फोरिक अम्ल है तो 5 डेज सिरे पर OH होगा। न्यूक्लियोटाइड को अंग्रेजी के 3 बड़े अक्षरों द्वारा भी लिख सकते हैं। जैसे यदि AMP लिखा हुआ है तो इसका मतलब है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। यह एडिनोसिन और फॉस्फोरिक अम्ल से जुड़ने से बनता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड तो कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर लेंगे। न्यूक्लियोटाइड की कई सारी इकाइयाँ आपस में जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाती है। न्यूक्लियोटाइड की यह इकाइयाँ आपस में न्यूक्लियोटाइड की कई सारी इकाइयाँ जुड़ती है, तो ये न्यूक्लियोटाइड की जो इकाइयाँ हैं आपस में कौन से बंध से जुड़ती है? फास्फोडाइएस्टर बंध से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूक्लियोटाइड की इकाइयाँ आपस में कौन से बंध के द्वारा जुड़ती है? फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा जुड़ती है। देखो पेंटोस शर्करा, दोनों शर्कराओं की संरचना बनी हुई है डीऑक्सी राइबोज शुगर और राइबोज शुगर। तो डीऑक्सी राइबोज शुगर का जो कार्बन पहला है, कार्बन फर्स्ट पे तो जुड़ेगा अपने नाइट्रोजनी सार, और कार्बन 5 या कार्बन 3 पर जुड़ेगा आपके फास्फोरिक अम्ल। ये इसका कार्बन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इधर भी वही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। एडेनिन, और एडेनिन किस में आता है? अपने प्यूरिन में। अब हमने लिखा था कि पेंटोज शर्करा के कार्बन फर्स्ट पर जुड़ता है नाइट्रोजनी सार, तो ये प्यूरिन, और प्यूरिन जो है वह नाइट्रोजनी सार है, तो इसका नाइट्रोजन 9 जुड़ता है। ये देखो, ये नाइट्रोजन 9 ये जुड़ेगा यहाँ कार्बन फर्स्ट पर, जबकि पायरिमिडीन का नाइट्रोजन 1, ये वाला, ये नाइट्रोजन 1 जुड़ेगा पेंटोस शर्करा के साथ में। ये साइटोसिन है, और साइटोसिन क्या है? एक पायरेमिडीन है। पायरेमिडीन का नाइट्रोजन 1 पेंटोस शर्करा के कार्बन फर्स्ट से जुड़ता है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना बनी हुई है। ये तो हो गई पेंटोस शुगर बीच में, पेंटोज शुगर के साथ में ये टी लिखा हुआ है, टी का मतलब है थाइमिन, और ये हो गया नाइट्रोजनी सार। पेंटोज शुगर के साथ में नाइट्रोजनी सार जुड़ गया तो ये बन गया न्यूक्लियोसाइड, और इसके साथ में जुड़ गया ये फॉस्फेट समूह, तो ये कम्प्लीटली एक क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर 3 न्यूक्लियोटाइड बने हुए हैं, तो इसको हमने क्या लिख दिया? पॉली न्यूक्लियोटाइड। एक तरफ 5 डेज सिरा है तो दूसरी तरफ कौन सा सिरा आएगा? 3 डेज। 3 डेज पर OH जुड़ा हुआ है,
और 5 डैश पर H3PO4 यानी कि फॉस्फेट समूह जुड़ा हुआ है। दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कौन से बंध से जुड़ेंगे? तो फॉस्फोडाइएस्टर बंध से जुड़ेंगे। आगे देखो डीएनए और आरएनए में अंतर। तो जो पढ़ा है उसी में से अंतर लिखना है। डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है और आरएनए में राइबोस शर्करा होती है। डीएनए में नाइट्रोजन क्षार AGCT होते हैं, AGCT एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन। इधर 3 तो सेम होते हैं, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन, और थाइमिन की जगह क्या आ जाता है? यूरेसिल। डीएनए मुख्य रूप से कहाँ पर पाया जाता है? डीएनए मुख्य रूप से केंद्रक में उपस्थित होता है, केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों में, जबकि आरएनए मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। डीएनए की संरचना द्विकुंडलित होती है, यानी कि 2 लड़ियों में होती है या 2 कुंडलियों में होती है, जबकि आरएनए की संरचना कैसी होती है? एकल सूत्री होती है। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है, जबकि आरएनए प्रोटीन निर्माण में मदद करता है। डीएनए के प्रकार में बीटा डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, जेड डीएनए है, और आरएनए 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे।